चलिए, हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का ज्ञान यात्रा के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथी, आज हम ज्ञान यात्रा की इस यात्रा भंडार में आप सभी का स्वागत करते हैं। और ज्ञान यात्रा की इस चैनल के माध्यम से हमें ज्ञान को उस यात्रा तक ले जाना है जहां से हमारे जीवन की एक कहानी बन सकती है, एक कहानी बदल सकती है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से एक पार्ट सेकंड है और इसी सेकंड पार्ट के माध्यम से हम बैगा जनजाति को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो एक छोटा सा कमेंट और एक प्यारा सा सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। उपजाति हमें बैगा जनजाति की पढ़नी है। उपजाति यदि बात करते हैं रसेल के अनुसार, तो इन्होंने 7 उपजाति बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? नरौतिया, भरौतिया, रेमैना, काटमैना, नाहर, गौंडमैना, बिंजवार। इतनी उपजातियां इनकी बताई हैं और सभी उपजातियों को हम एक एक करके समझेंगे। कोई भी उपजाति नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। एमपी को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। एमपी जीके का एक भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में यदि छूट जाएगा तो वो जवाबदारी हमारी है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, भरौतिया की बात करते हैं। किसकी बात करते बेटा? भरौतिया। भरौतिया का मतलब क्या होता है? अपनी मौलिक अवस्था में है। भरौतिया अर्थात भरण पोषण करने वाले होते हैं। अब याद कैसे करेंगे? अब बोलेंगे सर कोई चीज़ है वो भर रही है। क्या कर रही है? भर रही है। तो भरण पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल। तो भरौतिया का मतलब आप ये समझ लीजिएगा, बारिश होती है तो एक सूखे तालाब को भरती है, तो भरण पोषण तालाब का हो रहा है। कुकर में आप दाल बनाओगे तो भरण पोषण किसका हो रहा है? आदमियों का हो रहा है। तो इसी प्रकार से भरौतिया एक जाति है, उपजाति है किसकी? बैगा जनजाति की। और उसी के माध्यम से अपनी क्या करते हैं? भरण पोषण का कार्य करते हैं। जंगली उपजाति है क्योंकि ये पूरे जंगली लोगों को अपने जंगल का राजा मानते हैं। ये हल का प्रयोग नहीं करती हैं। सबसे लंबे बाल इन्हीं के होते हैं। ये 2 आपको पॉइंट बहुत अच्छे से इसमें याद करने। प्यारे साथी, आपको पता है हल का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि ये लोग अपनी धरती को अपनी पुत्री के रूप में मानते हैं, और जो पुत्री को मानता है वो कभी भी जाकर हल का प्रयोग नहीं करेगा। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट उपजाति की बात करते हैं। बिंजवार की बात करते हैं। यह सबसे सभ्य उपजाति मानी जाती है। सभ्य का मतलब क्या होता है? ये अपनी मूल अवस्था से थोड़ी ऊपर निकलने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? ऊपर निकलने लगे हैं। लोगों को समझने लगे हैं। लोगों को क्या करने लगे? समझने लगे। 1941 में इन्हों को क्या हिंदू माना गया था? हिंदू सरकार ने मान लिया था। 1931 में क्या किया गया था? जनगणना में इन्वेस्ट किया गया था। चलिए, खुद को ये अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब इनका कार्य होता है कि हम सबसे अलग हैं, हम जनजाति के अंतर्गत में नहीं आते हैं। वैसे राज्य सरकार ने एसटी के अंतर्गत में रखा है। समझ में आ गया ना? स्वयं को विंध्यवर या विंध्याचल कहते हैं क्योंकि ये विंध्याचल की श्रेणी के अंतर्गत ही निवास करते हैं। ये बड़े भूमिपति या जमींदार होते हैं। सबसे छोटे बाल इन्हीं के होते हैं। ये भाई साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप देखो, जनजाति एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। और जनजातियों का मतलब होता है कि जो अपनी अभी भी मूल अवस्था में है, मतलब जो सभ्य और उनकी सभ्यता को जी रहे हैं, है ना, उनमें एक मनुष्यता का भाव होता है। आप समझिए, मान के चलो ये व्यक्ति है और इसके बाल बहुत लंबे हैं, तो ये छपरी हो जाएगा। ये छपरीपना की हरकतें करेगा। लेकिन एक व्यक्ति उसके बगल में खड़ा हुआ है और उसके बाल नहीं है, बड़ी अलार्मी कटिंग कटवाया हुआ है। अब यहाँ पर एक दंगा होता है। जब दंगा होता है तो इस सबसे पहले अगर जो आर्मी कटिंग की बाल कटवाए हैं, पुलिस उससे कुछ नहीं बोलेगी, भला ही उसने ही वो दंगा क्यों ना करवाया हो। और जो छपरी बना हुआ है, पुलिस सबसे पहले उसको ही टांगेगी क्योंकि इसी ने ये कार्य करने का दुस्साहस किया है। तो ये सबसे छोटे बालों को रखते हैं, तो सभ्य माने जाएंगे। काटमैना की बात करते हैं। नेक्स्ट जनजाति है। तो एक काठ पर काम करने वाले होते हैं। लकड़ी का काम जो करते हैं वो काटमैना के अंतर्गत होते हैं। जैसे बड़ई अड़ई का काम करने वाले इसी जनजाति के अंतर्गत में निवास करते हैं। मुंडिया की बात करते हैं। सफाचट मूँछ रखने वाले होते हैं। भाई साहब, मूँछें इनकी बहुत बड़ी बड़ी होंगी। समझ में आ गया ना? अच्छा, बैगाओं की जात गणना के आधार पर 108 होती हैं। टोटल बैगाओं की कितनी जातें होती हैं? 108 जातें होती हैं। जिस नाम से वंश या परिवार जाना जाता है उसे जात कहते हैं। समझ में आ गया ना? अब मैं बात बताऊंगा आपको, यहाँ से समझिएगा बहुत अच्छे से। समस्या क्या है? जाति किसे कहते हैं? आपका परिवार, आपका वंश, आपका एक रहने का ठिकाना, आपका गढ़ समूह जिस नाम से जाना जाता है उसको ही जात कहते हैं।
और जिस प्रत्येक जात का एक गढ़ होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं होता है। टोटम प्रथा, उसी को टोटम भी कहते हैं। टोटम प्रथा पहले कभी थी, वर्तमान में ये समाप्त है। पहले कभी हुआ करती थी जब जातियों को बनाया गया था, लेकिन अभी क्या है, समाप्त है। तथा जात व गढ़ को संयुक्त करके ही टोटम के रूप में देखा जाता है। समझ में आ गया, यानी जात प्लस गढ़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटम हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना यहाँ पर, ठीक है जी। हम ऊपर का पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट गोत्र व जाति का वर्गीकरण। प्यारे साथी यहाँ देखते हैं हम गोत्र क्या होते हैं। आपको पता ही है, शादी विवाह जब होते हैं तो वहाँ पर गोत्र देखा जाता है। आप किस गोत्र से आते हैं, आप किस जाति से आते हैं, है ना। तो समान गोत्र में शादी तो वैसे नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप को वंश मानते हैं। समझ में आ गया। जात कर्म के आधार पर हाड़ा रठुरिया, हाड़ा घोड़ा शक लेने वाला होता है, ठीक है। गुणों के आधार पर निधुनिया, निवास स्थान के आधार पर घंगरियाँ, है ना। तो एक क्या हो गई, गोत्र हो गई, इनकी गोत्र का वर्णन हो जाता है। समझ में आ गया ना, ठीक है। प्रत्येक जात का एक गढ़ होता है। क्या होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। प्रत्येक जात का एक क्या होता है, गढ़ होता है, जिसे जतका या तत्का गढ़ कहते हैं। समझ में आ गया। बैगा भूमिया की शाखा होने के कारण मरकाम टैकाम ध्रुवे भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट होते हैं, इनको देखना। भूमिया की शाखा होने के कारण, बैगा भूमिया की शाखा, किसकी शाखा है, भूमिया की शाखा है। तो भूमिया की शाखा होने के कारण क्या लिखते हैं, मरकाम लिखते हैं, टैकाम लिखते हैं, ध्रुवे लिखते हैं। तो मरकाम टैकाम ध्रुवे क्या लिखते हैं, मरकाम टैकाम ध्रुवे क्या लिखते हैं, मरकाम टैकाम ध्रुवे, मरकाम टैकाम ध्रुवे। ये तीन शब्द आपने देख लिए। परतेती टेकाम, इनको भी अपना एक गोत्र मानते हैं। किसको, परतेती या टेकाम। तो जहाँ भी आपको टेकाम मरकाम ध्रुवे मिलता है तो वो बैगा भूमिया जनजाति के ही गोत्र कहलाते हैं। समझ में आ गया ना। विवाह की बात कर लेते हैं, इनमें किस प्रकार के विवाह होते हैं। देखो मंगनी, इसमें पहला विवाह कौन सा होता है, देखो मंगनी होता है, चढ़ विवाह होता है। मंगनी या चढ़ विवाह होता है, उठवा विवाह होता है, चोर विवाह होता है, पैठुल विवाह होता है, लमसेना उधरिया। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये विवाह है, इतने स्टार मैंने इसको दे दिए हैं। ए भी इम्पोर्टेंट है, ए भी इम्पोर्टेंट है, ए भी है, और ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो मंगनी विवाह से अपन को स्टार्ट करना है। अब आपको मज़ा आ जाएगा, हम इस प्रकार से बताएंगे कि आप जीवन में विवाह नहीं भूलेंगे। समझ में आ गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। मंगनी विवाह की देखते हैं। क्या देखते हैं, मंगनी विवाह बेटा। मंगनी विवाह क्या हो, सर्वाधिक प्रचलित विवाह में किस प्रकार का है, सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। इसमें लड़के का पिता लड़की के घर जाता है। जैसे नॉर्मली अभी आप लोगों में जिस प्रकार की शादी होती है, उसी प्रकार की लगभग इनके अंतर्गत भी शादी होने लगी हैं। इसमें क्या होता है कि जो लड़के का पिता होता है वो लड़की के घर जाता है। प्रतीकों के माध्यम से विवाह होता है। जो प्रतीक होते हैं उनको बसीट कहते हैं। क्या बोलते हैं, बसीट। तो उन्हीं के माध्यम बसीट आता है। एक व्यक्ति आएगा, बताएगा उसकी लड़की है, उसका लड़का है, आप क्या कर दो, बढ़िया सी शादी कर दो। तो उनकी प्रतीकों के माध्यम से शादी संपन्न होती है। बिलमा, ददरिया, गीत या कर्मा, प्रधोनी, नृत्य भी होती है। दो प्रकार की गीत गाते हैं, बिलमा और आप दादरी होती है ना, उसी प्रकार का दादरे से याद कर सकते हैं। ददरिया गीत होते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं। मंगनी मंगनी विवाह को अच्छे से डिस्कस करते हैं। मंगनी या चढ़ विवाह क्या होता है, मंगनी या चढ़ विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह होता है इनके में। बैगा जनजातियों में अगर पूछा जाए विवाह की बात करते हैं तो कितने विवाह होते हैं, मंगनी चढ़ विवाह होता है, पैठुल विवाह होता है, लमसेना विवाह होता है, उठवा विवाह होता है, चोर विवाह होता है। तो इस प्रकार के विवाह आपको याद कर लेने किसके संबंधित हैं, तो बोलेंगे ए बैगा जनजातियों से संबंधित विवाह होते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं, कहानी पूरी बताएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। देखो बर लड़के का पिता, क्या कहानी होती है, कहानी ये होती है कि हमारा एक बसीट है। कहानी सुनिएगा, अब मज़ा आ जाएगा आपको, ये जीवन में याद हो जाएगा। कभी आप भूलोगे ना तो गारंटी हमारी है आपको संजय सर याद आएंगे कि भाई सब बताया था किसी ने, है ना। चलिए ये लड़का है, क्या है, ये भाई साहब हैं हमारे, और उनके ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, और ये भाई साहब बड़े आदमी हैं, बसीट, इन्होंने बसीटी करवाई है। समझ में आ गया। इनकी भी अपन आँखें बना देते हैं, इनकी आँखें बना दी। तो इनके जो पिताजी से बात की इन्होंने, बोले चलो तुम्हारे लड़के की शादी करवाते हैं, और बगल के ही गांव में एक बढ़िया सा घर है, बोले चलिए ठीक है। तो इसने अपने लड़के को लवा लिया। तो बर का पिता और लड़का ये दोनों क्या हुए, अच्छा इनमें एक चलन होता है ये मंद ले जाते हैं। मंद का मतलब क्या होता है, दारू होता है। तो बढ़िया सा 5-6 बोतल मंद इन्होंने अपनी थैला में रखी और बढ़िया सा निकल जाते हैं पड़ोस के गांव में जहाँ पर लड़की होती है। क्या निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। अब चलिए अब देखिए,
अब लड़का को साथ ले रखा है। अब बढ़िया सा ये जाते हैं, जाने के बाद में बधू के घर पहुंच जाते हैं। तीनों लोग पहुंच गए, लड़के को भी साथ में लिया, पिताजी भी हुए, बसीट हुए। कहाँ पहुंच गए? पड़ोस के घर में जिसके यहाँ लड़की होती है। अच्छा, एक पूरा मोहल्ला होता है, ऐसा नहीं करते हैं कि मतलब किसी एक के यहाँ जाएंगे। समझ में आ गया ना? अब बढ़िया से ये क्या करते हैं, बधू के घर पहुँच जाते हैं। अच्छा, और मैंने कहा था थैला में क्या रख लेते हैं, इनके यहाँ प्रचलित होती है, मंद रख लेते हैं, 2 बोतल मंद रख लेते हैं, 2 नहीं, एक 5-6 बोतल दारू की रख लेते हैं। बड़ी पीपा दारू होती है, एक मतलब 1 हाथ की लंबी बोतल रख लेते हैं। अच्छा, जब पहुँचते हैं तो लड़की के घर पहुँच जाते हैं, तो गांव वाले वहाँ पर एकत्रित हो जाती हैं कि भाई क्या हो गया, कौन आया, यही चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। अब वहाँ पर पहुँच जाते हैं भाई साहब। पहुँचने के बाद में ये बताते नहीं हैं कि हम किस चीज़ के लिए आए हैं, क्या है। लड़के को साथ में रखे रहते हैं, रखे लेकिन बाद में बड़का पिता आता है। जो बड़का पिता होता है वो बढ़िया सी दारू रख देता है। दारू रखने के बाद में बैठ जाता है, 5 लोग जुड़ जाते हैं, गांव मोहल्ला के जुड़ जाते हैं, पड़ोस के। और एक क्या कहता है, जो लड़के का पिता होता है वहाँ पर बोलता है प्यास लगी। क्या लगी है? प्यास लगी है। क्या बोलता है? मुझे प्यास लगी है। अब प्यास लगी है और 2 बोतल मंद और रख देता है। अब जैसे ही मंद रखता है तो वहाँ पर अब सभी लोग समझ जाते हैं कि भैया ये मंद रखी, दारू की बोतलें रखी, तो फिर क्या है, लड़की को देखने आए हैं या सगाई की रस्म पक्की करने आए हैं। अब भाई 2 बोतलें इन्होंने मंद रख दी, तो जैसे ही दारू की बोतल रखी जाती है वैसे ये लोग समझ जाते हैं कि भैया ये लड़की देखने आए हैं। अब ये कहते हैं, मतलब बोलता है लड़का का पिता कि मुझे प्यास लगी है, तो पंच कहते हैं, वधू पिता मतलब जो पंच होता है, 5 लोग जुड़े होते हैं, वधू के पिता बोलते हैं कि पहले लड़की की रजा तो समझ लो, अभी मत पियो। यदि लड़के का जो पिता है वो दारू पी जाएगा तो फिर उनका क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, रिश्ता कैसा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो वो वहाँ पे कहता है कि पहले लड़की की रजा तो पूछ लो। बगल में लड़का खड़ा रहता है ना, तो बगल में वहीं बढ़िया सा दूल्हा खड़ा है। अब वो लड़की को शर्मा के देखता है, इस प्रकार से देखेगा, ये लड़की है ना, ये लंबे लंबे बाल वाली लड़की है, ये बड़ा लड़का खड़ा है, इस शर्मा के देखेगा और इनको लगता है पसंद नहीं आई है या पसंद आ गई है ना, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। यदि पसंद नहीं आई है तो ये बोलेगी मैं कुछ नहीं जानती, मंद मत पियो, मैं कुछ नहीं जानती, मंद मत पियो, यदि इसे पसंद नहीं आई है तो ठीक है। अब भाई क्या होता है कि अब भाई साहब क्या कहानी बनती है कि यदि लड़की को लड़का पसंद नहीं आता है तो बोलती है मैं कुछ नहीं जानती, मंद मत पियो। और यदि शर्मा के लड़की ने देख लिया लड़का सुंदर है, बाल बड़े रखे हुए हैं, अच्छा दिख रहा है, हम तो इसी से शादी करेंगे, है ना, तो बोलती है मुझसे क्यों पूछते हो, मंद पी लो। अगर मुझसे क्यों पूछते हो, मंद पी लो, तो ये विवाह हेतु एक संपन्न हो जाता है, इनकी सगाई हो जाती है। और यदि लड़की ने ये बोल दिया कि मत पियो तो फिर ये दूसरे घर में जाते हैं, तीसरे घर में जाते हैं, मतलब पूरा मोहल्ला ये छानते हैं। समझ में आ गया ना? तो सभी लोग 2 मंद पी लेते हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है, मंगनी को स्वीकार कर लिया जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिएगा। और मंगनी स्वीकरण की दारू, सगाई का दिन निश्चित होता है। अच्छा, अब कैसा निश्चित होता है, सगाई के दिन की घोषणा होती है। उसी दिन जब वो दारू पीते हैं ना, मंद पीते हैं, तो उसी दिन सगाई की दिन की घोषणा होती है। और दिन की घोषणा किस प्रकार से होती है, 15वीं के मंगलवार को सगाई, इसे टीवा खंदा कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आपको याद होना चाहिए। 15वें दिन, आज मैंने मान के चलो आज गया और मैं मंद पी कर आया हूँ, तो आज जब मेरी सगाई होगी तो आज से 15वें दिन के मंगलवार जो दिन पड़ेगा उसी दिन सगाई होगी। सगाई होगी तो उस सगाई नहीं कहते वो लोग, उसे क्या कहते हैं, टीवा खंदा कहते हैं, है ना। तो टीवा खंदा, तो 15वें दिन घोषणा टीवा खंदा की हुई। 15वें दिन सगाई क्या होगी, सगाई बारात कहते हैं वो, है ना। इसमें बिलमा गीत व नृत्य होते हैं दुल्हन के लिए। इस समय बहुत सारी मंद ले आते हैं। अब ये दारूखोरी तो बहुत ज़्यादा करते हैं भाई साहब, है ना। ये क्या करते हैं, बहुत सारी दारू लेके आते हैं, है ना। एक बोतल मुकद्दम को दी जाती है। अब मुकद्दम किसे कहते हैं, अब एक बात बताइए, लड़ाई तुम लोगों की हुई, मतलब एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, लड़ाई इनके और इनके बीच में हुई, और अब जब ये रिपोर्ट करने जाएंगे तो मुकदमा दूसरा कोई लिखेगा कि नहीं लिखेगा।
तो इसी प्रकार से होता है, जो तीसरा व्यक्ति होता है वो उसे मुकद्दम कहते हैं। अब तीसरे व्यक्ति के ही द्वारा तो ये सगाई संपन्न हुई है, तो वसीयत को क्या कहते हैं? मुकद्दम। तो मुकद्दम को एक बोतल दे दी जाती है ना, शादी का जिम्मेदार बन गया वो भाई कि तुमने शादी हमारी करवा दी है। 8 बोतल मंद पंचों को दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8 बोतल मंद किसको दी जाती है? पंच को। जितने भी 5 आदमी होते हैं उनको 8 बोतल मंद दी जाती है। वधू पंचों की धर्म कन्या बन जाती है, ठीक है। इसे पंच बारात दारू कहते हैं। हल्दी गीत भी होने लगते हैं। 4 बोतल मंद किसको दी जाती है? वधू के पिता को। तर्पणी मंद कहते हैं। अब एक बात बताओ, जब कन्यादान होता है तो पिता क्या बोलता है? मैं तो तर गया हूँ। जब कन्यादान कर देता है तो क्या बोलता है? मैं तो तर गया हूँ। तो उसे तर्पणी मंद कहते हैं। वैसे पीते नहीं हैं, बाद में पीते रहते हैं, खाना पीना बाद में होता रहता है, लेकिन उनको दे दी जाती है। एक क्या होता है, एक रिक्वेस्ट में दे दी जाती है। तो 4 बोतल मंद किसको देती है? वधू के पिता को दे दी जाती है। 2 बोतल मंद पीना अर्थात सगाई संपन्न। यदि वो 2 बोतल मंद पी लेते हैं तो उनकी सगाई क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। समझ में आ गया ना? चलिए, कुदई जगोनी। अब इसको देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। कुदई जगोनी, सोमवार पूजा पाठ होता है। टेढ़ा सुबासा। अब सुबासा होता है ना, अभी सुबासा बनता है कई लोगों में, उसे टेढ़ा कहते हैं, तो उसका एक नाम क्या है? टेढ़ा। अब भाई साहब बताओ, सुबासा सीधे थोड़ी बनते हैं, उनको पकड़ा जाता है, वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, भागते हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती क्या होता है? सुबासा बना देते हैं। तो बहनोई है ना, जो बहन के होए वो बहनोई, तो बहनोई को बनाते हैं, मतलब जीजा जियों को सुबासा बनाया जाता है। विवाह का पूर्ण खर्च व जिम्मेदारी किसकी होती है? सुबासा की होती है। टेढ़ा 1 बोतल मंद, यानी सुबासा को 1 बोतल मंद की दी जाती है। बाजा वालों को दुलिया बोलते हैं। बाजा टीका क्या बोलते हैं? टुलिया बोलते हैं, बाजा टीका बाजे वाले होते हैं जो। चले, सारे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, बातचीत होती है। 8 बोतल मंद लड़की व लड़के के नाम पर पंचों को दी जाती है। उसे कुदई जगोनी दारू कहते हैं। अब बताओ, कुदई जगोनी की मतलब, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। बोले पूरी रात जगने। क्यों जगने? क्योंकि लड़की और लड़के की शादी है, तभी तो पूरी रात जगने। तो बोले कुदरत का ये करिश्मा है, पूरी रात जगने का हमारा फरिश्मा है। तो भाई साहब, कुदई जगोना किसको कहते हैं? जब 5 बोतल क्या 8 बोतल क्या मंद दी जाती है पंचों को, तो वहाँ पर क्या उसको क्या बोलते हैं? कुदई जगोनी दारू कहते हैं। करस कोआ, कलश स्थापना मांगलिक का प्रतीक होता है ना। करस कोआ या कलश स्थापना उसी को कहते हैं, मांगलिक होता है और प्रतीक होता है। मंगलवार। अब देखो, इधर बात करते हैं। मंगलवार मांगर माटी होती है। क्या होती है बेटा? मांगर माटी। मांगर माटी मतलब माटी खनौनी होती है। पठौदौनी, दूल्हे को पीठ में मंद है ना, मंद पिलाकर लाना होता है। बड़ियल इस प्रकार से मंद को बांध देते हैं और उस प्रकार से लाते हैं, तो एक गांठ जोड़ानी प्रथा कहते हैं इसे, है ना। तो लड़की और लड़के को जब गांठ बांध दी जाती है, दूल्हा प्लस दुल्हन 5 घर जाकर भिक्षा मांगते हैं, है ना। इनमें ये भी चलता है, इनका मानना होता है कि जो 5 घर जाके यदि भिक्षा मांग रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा होता है कि जीवन में कभी भिक्षा नहीं मांगेंगे, जीवन में कभी बहरा के नहीं चलेंगे, तो 5 भिक्षा मांगेंगे। समझ में आ गया ना? ठीक है। बरपस ददरिया गीत गाते हैं। ददरिया गीत गाते हैं, वधु पक्ष ददरिया जवाब देती हैं, मतलब इनके ताई से एक गीत होता है, उसका जवाब लड़की पक्ष वाले देते हैं। समझ में आ गया ना? फिर ये लोग झूठा बात खाते हैं। दूध बात क्रिया होती है, ये तो नॉर्मली सब में होती है, उनमें भी होती है। गांठ गठ जोड़ते समय, है ना, ईद भात खिलाता दूल्हा दुल्हन को, छकाता है, मतलब इस प्रकार से खिलाता है एक दूसरे को भात बढ़िया, है ना, चावलों का बनाकर। मंडवा उजरई क्रिया, घर बनौनी, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। बेगांव में बहु विवाह पत्नी रखने की परंपरा है। समझ में आ गया ना? एक ही जाति में विवाह वर्जित है, ठीक है। बेगा युवाओं विवाह में हाथी में बैठना पसंद करते हैं, लेकिन जब इनको हाथी नहीं मिलते हैं, इसके बाद में देखिए, जब ये हाथी पे बैठना पसंद करते हैं तो इनको हाथी तो मिलता नहीं है, बहुत महंगा बनता है। करस कोआ की स्थापना विवाह में होती है। नकली हाथी या चारपाई बना के संतुष्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मंगनी विवाह या चढ़ विवाह कंप्लीट हो चुका है। हमें नेक्स्ट उठवा विवाह अपने स्टार्ट करना है, तो अगले पार्ट में हम उठवा विवाह से संपन्न करेंगे। यदि हमारा ये विवाह संपन्न हुआ है तो हम पंडित जी हैं, और यदि ये संपन्न हो चुका है तो हम जजमानों से कहते हैं कि दक्षिणा रूपी में अपना एक सब्सक्राइबर मुझे दे देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।